जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के 150 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीडीएस, एनडीए। साथ ही साथ आप हमारे विजडम 2047 चैनल यूट्यूब चैनल पर जाके पोस्ट सेशन में 10 एमसीक्यू हर दिन प्रैक्टिस कर सकते, 10 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो पहला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है राजस्थान। और गुजरात में कौन सा स्थल है? लोदल। साथ ही साथ आसाम और महाराष्ट्र में क्या कोई स्थल है? ये आपको देखना है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो जोते गए खेत का साक्ष्य है वो कालीबंगन में मिलता है। लोदल में क्या है? एक बंदरगाह है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो भी ईंट का जो भी डिजाइन किया है यानी कि अलंकरण, इसका कहां से मिला है? इसका सही जवाब है कालीबंगन। इसका भी उत्तर ये कालीबंगन है। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कौन से नदी पे किनारे बैठा है आपको देखना है। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो में क्या है? ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ। और मोहनजोदड़ो एक बड़ा सिटी भी थी, किसकी थी? सिंधु सभ्यता की। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है? हमने अभी देखा क्या पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। आपको यह भी देखना है कि हड़प्पा कौन से नदी के किनारे बैठा है और हड़प्पा की पहली शोध किसने की थी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? हमने देखा कि सिंधु सभ्यता में जो भी वर्शिप होती थी वो किसी नेचुरल की वर्शिप होती थी, लेकिन ऐसा एक देवता दिखा है जहां पे वो किसके समान है? वो आद्य शिव के, पशुपतिनाथ की जी, पशुपति, उनका क्या मिला है? वो एक मुद्रा में उनका एक चित्रण मिला है। और आपको ये देखना है कि पशुपतिनाथ के साथ कौन कौन से प्राणी उनके साथ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में था? हमने अभी देखा कौन सा था? लोदल। और क्या है ये बंदरगाह है। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही जवाब है डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। अगला सवाल, हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता? जो भी हड़प्पा काल में जो मोहर बनते थे उसके लिए किसका उपयोग किया जाता? इसका सही जवाब है सेलखड़ी का। ये हमेशा पूछा गया, बार बार सवाल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेलखड़ी का यूज करके किया जाता था। अगला सवाल, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? इसके नाटककार थे हमारे प्रिय राजा हर्षवर्धन जी ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। इसको याद रखने का सही टीका है पी आर एन। जो रेलवे टिकट निकालते हैं वो PRN। अगला सवाल, किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त में। ये एसएससी के साथ यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। यूपीएससी में समुद्रगुप्त ही राजा थे, उन्होंने दक्षिण पथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं हम? भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसे थे इनके खुद के, जब वो नाने बनाए थे तब वहां पे कौन सा चिन्ह था? वीणा बजाते हुए ये राजा थे। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? हमने देखा कौन सा था? लोधल। और लोधल कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला सवाल, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हमें सूचना दी गई? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। और कितने वेद है? 4। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और सामवेद को क्या कहता है? हम किसका जनक कहते हैं? संगीत का। आपको ये दोनों के बारे में पढ़ना है कि ये यजुर्वेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है। साथ ही साथ ऋग्वेद में 10 मंडल है और कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप पढ़ लेना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलग है? यह है हमारा महाभारत में दिखा है। अगला सवाल, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यानी कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक कौन कौन से है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, साथ ही साथ अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो भी आचरण का वर्णन दिया है यानी कि कैसे आचरण करना चाहिए ये दिया है। और
सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध जी की फिलोसफी यानी कि मार्गदर्शन दिया है, और अभिधम्म पिटक में फिलोसॉफी दिया है। ये आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल, जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का जातक ग्रंथ है। इसमें क्या है? गौतम बुद्ध जी की जन्म की पूर्व कहानियां है। अगला सवाल, मिलिंद पानो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच मध्य संवाद के रूप में दिया है? इसका सही जवाब है नागसेन। एक राजा मिलिंद और नागसेन के बीच का यह संवाद है, और इसको मिलिंद पानो ग्रंथ में है किया जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये मिलिंद पानो किसका ग्रंथ है? ये नागसेन का है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? इसका सही जवाब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि ये सबसे फेमस किताब है, और किसके ऊपर है? मौर्य साम्राज्य के पॉलिटिकल एक्शन पे है। पॉलिटिकल जो भी एक्शन हुआ है उसके ऊपर है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि कालिदास का कौन सा फेमस है? मालविका अग्निमित्रम। साथ ही साथ वात्स्यायन का कौन सा है? कामसूत्र, ये फेमस है। और तिरुवल्लुवर जी का कौन सा है? तिरुवक्कुलर। ये हमेशा फेमस बुक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? हमने अभी देखा कौन से पहलू पर? पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक नीतियां के ऊपर, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यों को इस्टेब्लिश किया था, साथ ही साथ राज्यों को किस तरह से हैंडल किया जाता है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, इसकी सारी जानकारी कहाँ पे है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। अगला सवाल, कल्लन की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है राजतरंगिनी। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि यहाँ पे क्या क्या किसके बारे में जानकारी है? राजतरंगिनी में जम्मू कश्मीर के राजा और राजवंशों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। और इंडिका किसका है? मेगास्थीनिस का इंडिका है। और टोटल पुराण कितने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अर्थशास्त्र आपने देखा किसका है? चाणक्य का यानी कि कौटिल्य। अगला सवाल, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है पाणिनि। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी किताब का लिखा भी, और ये अष्टाध्यायी किसके ऊपर है? आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही जवाब है पतंजलि जी ने महाभाष्य के ये किताब लिखी है। अगला सवाल, कालिदास द्वारा रचित, देखो हमने अभी उसका नाम लिया था, मालविका अग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था? देखिए यहाँ पे ही क्लू है, मालविका अग्निमित्रम यानी कि अग्निमित्रम ये इस नाटक का नायक है। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि अग्निमित्रम किस वंश का राजा है? वंश का राजा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब है बाणभट्ट। और बाणभट्ट कहाँ पे था? हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। अगला सवाल, अल्बेरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका सही जवाब है मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अल्बेरेनू शासन का एक इतिहासकार था। अगला सवाल, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? इसका सही जवाब ए, यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को से। ये यात्री के पूछते हैं कि कौन कहां से आया था और किसके दरबार में आया था, ये भी पूछते हैं। अगला सवाल, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? इसका सही जवाब है वो रूपक कहलाते थे। और गुप्त शासक द्वारा जारी किए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ये गुप्त वंश के बारे में। अगला सवाल, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, या कमेंट बॉक्स में बताइए। और द्वितीय यानी कि दूसरी जैन सभा का आयोजन वल्लभी में किया गया था। और जैन समाज के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन में से इसका सही जवाब है सांची में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये किसने स्थापना की थी इसकी? हमारे प्यारे सम्राट अशोक जी ने ये स्थापना की थी। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी इसने ही इसकी स्थापना की थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसने ही सबसे पहले क्या अशोक के शिलालेखों का अभ्यास किया था, जेम्स प्रिंसेस। अगला सवाल, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही जवाब है डी,
दयाराम स्वामी साहनी जी ने ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। और कब किया था? 1921 में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। अगला सवाल, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? ये आपको देखना है। आपको ये भी देखना है कि विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया, कौन से ईयर में किया था, साथ ही साथ शक संवत किसने चालू किया, और शक संवत से हमारा क्या रिश्ता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगला सवाल, निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? इसका सही जवाब है बुर्जहोम। बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में है, या इसे पिट ड्वेलिंग कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मानव के साथ, यानी कि जो भी हम मानव को दफनाते थे वहां पे एक यानी कि डॉग को भी वहां पे बरी किया गया है। पिट ड्वेलिंग यानी कि बुर्जहोम, गर्त निवासों का स्थान, ये जम्मू कश्मीर बुर्जहोम। मेहरगढ़ कहाँ पे है और मेहरगढ़ में कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही जवाब है तंबाकू, यानी कि तंबाकू हमारे देश में हमने कहीं से भी लाया है। आप जरूर देख लीजिएगा कहाँ से हमने लाया है। ये मुझे लगता है पोर्तुगाल ने लाया है, पोर्तुगाल से तंबाकू का आया है। ये भी था, ये भी था, ये भी था, यानी कि उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल, विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है धर्मपाल। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल जी ने की थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है बाघ, और ये कहाँ पे है? एमपी में। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी तरह की चित्रकला है, क्योंकि चित्रकला का ये पौराणिक साक्ष्य है। अगला, सॉरी, इसका सही जवाब है भीमबेटका। भीमबेटका में ही ये साक्ष्य मिला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है भीमबेटका, और भीमबेटका ही एमपी में है, बाघ भी में एमपी में है। ये इसका सही जवाब भीमबेटका है। अगला सवाल, किस वैदिक वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कितने अंक है? 24 सूत्र है और 10 मंडल है। सबसे पहले कौन सा मंडल जोड़ा गया था, सबसे बाद में कौन सा, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, अंकरकोट अंकोर वाट कहाँ स्थित है? यह है कंबोडिया में। कहाँ पे? ये कंबोडिया में स्थित है। और किसके लिए फेमस है, आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? हमने देखा अभी कि कितने, 4 है। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, चालुक्य शासन पुलकेशी टू ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को हराया था? इसका सही जवाब है सी, नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासन पुलकेशी 2 ने हमारे प्यारे हर्षवर्धन जी को हराया था। अगला सवाल, भारत में के राज चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद। ये कहीं ना कहीं हमेशा पूछा गया सवाल है, ये प्यारा, सबको पसंद आता है। अगला सवाल, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? इसका सही जवाब है बी, पशुपालन एवं खेती। ये ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगला सवाल, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका सही जवाब है सामवेद को ही भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे? कनिष्क का तो कुषाण का एक फेमस राजा था, और कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कुंडल ग्राम में किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसका सही जवाब है कौन समकालीन थे, यानी कि उनके दरबार में ये सब राजा थे, जैसे थी नागार्जुन था, अश्वघोष था और वसुमित्र था। और इन्हें क्या क्या लिया, क्या क्या लिखा है, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किस राजवंश द्वारा किया गया था? एक फेमस बृहदेश्वर मंदिर है, और ये किसने निर्माण किया है आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये बृहदेश्वर मंदिर हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, और साउथ का एक बहुत बड़ा फेमस टेम्पल है। मैं आपको क्लू दे के जा रहा हूं, आपको जरूर देखना है कि किसने ये निर्माण, किस राजवंश ने इसका निर्माण किया था।
अगला सवाल, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका सही जवाब है गोधन। ऋग्वेद में सबसे क्या था? गोधन, यही प्रमुख रूप संपत्ति का था। इसके लिए ही क्या हुआ करती थी? लड़ाइयां होती थी वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में क्या आया फिर? किसका? भूमि का प्रचलन ज्यादा हुआ, लेकिन वैदिक काल में गोधन के लिए ही लड़ाई होती थी। अगला का अगला सवाल, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका सही जवाब है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? इसके सही जवाब है 18। 18 पुराण है, और आपको देखना है कि सबसे ओल्ड कौन सा पुराण है। अगला सवाल, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी वैदिक धर्म में हम क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। इसलिए हम किसकी पूजा करते थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, शाम। इंद्र के लिए कितने बार शब्द प्रयोग किया है? 250 बार। अग्नि के लिए 200। वरुण के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ? इसका सही जवाब है इंद्र के लिए। और इंद्र के लिए कितने बार शब्द प्रयोग है? 250 बार। ऋग्वेद में ये मेंशन है। ऋग्वेद ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने मेंशन शब्द का प्रयोग किया? 200 बार। आपको सोम और वरुण के बारे में ढूंढना है। अगला सवाल, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है उदयन ने। और इसने ही अपनी संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, और वह राजधानी भी स्थापित की थी। और आपको ये देखना है कि ये उदयन किस वंश का शासक है। अगला सवाल, नाग शिशुनाग वंश का वह शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया, और उसे काकवर्णन से नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है काल अशोक। काला अशोक ने सेकंड बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, और आपको देखना है का इसका अध्यक्ष कौन थे। बौद्ध संगीत के बारे में पूछा जाता है, हम देखेंगे आगे वाले सवाल में। अगला सवाल, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहां मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के सामने तटों पर लड़ाई हुई थी? ये फेमस बैटल है, और इस बैटल का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस बैटल वो कौन से नदी पे हुई थी? झेलम नदी पे हुई थी। इसी को देखकर वो डर गए थे कि अगर पोरस ही इतनी तगड़ा है तो फिर मौर्य वंश के या मगध, उस समय कौन सा था? मगध, कितना तगड़ा होगा। या आप जरूर इस बैटल के बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत बहादुरी से पोरस के राजा लड़े थे। अगला सवाल, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहा गया था? इसका सही जवाब है कन्नौज और प्रयाग में। अगला सवाल, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका सही जवाब है कन्नौज, क्योंकि कन्नौज हर्ष की राजधानी भी उसने बनाई थी। और कन्नौज ये इधर भी था और इधर, दोनों के बीच में था, यानी कि उत्तर और दक्षिण के लिए एक सेंटर पॉइंट जैसा था। अगला सवाल, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है सी, यानी कि गिरिवरुज, यानी राजगृही वो पहली राजधानी थी। और आपको बताना है कि सेकंड राजधानी फिर कौन सी है। अगला सवाल, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सही जवाब है उदयन ने ही। इसने स्थापना की थी, और इसने ही वो राजधानी के रूप में इसका इस्तेमाल किया। अगला सवाल, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहां पे उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। जो 16 महाजनपद दिए गए हैं वो अंगुत्तर निकाय में उसका मेंशन है। साथ ही साथ जैन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें भी ये मेंशन है। कौन सा है आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? देखिए, हमने कहा था कि जब सिकंदर राजा ने पोरस के ऊपर आक्रमण किया था तो कौन सा राजा का वंश का शासन था? मगध वंश का शासन था। और उसका समकालीन राजा कौन सा था? घनानंद था। अगला सवाल, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? इसका सही जवाब है भरित मुनि जी ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। अगला सवाल, किस शासनकाल किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? इसका सही जवाब है सम्राट अशोक। और नेपाल में भी हुआ था। कहां पे हुआ? फिर श्रीलंका में भी इसने अपने
बेटा और बेटी को प्रचार के लिए भेजा था। अगला सवाल, सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि आ गया सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और किसने बनवाया था? ये अशोक ने। अगला सवाल, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका सही जवाब है बी, जांत्रिक में जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में महावीर जी का जन्म हुआ। और महावीर जी कौन से? 24वें जैन धर्म के तीर्थकार थे। अगला सवाल, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? इसका सही जवाब है एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। और सती प्रथा को किसने बंद किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? 1829 में। किससे मिलकर? राजा राम मोहन राय से मिलकर यह सती प्रथा बंद किया था। उसके पहले भी कई राजाओं ने कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटिश भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह बंद किया था। अगला सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही जवाब है सुबत। अगला सवाल, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? यह आपको सबको पता होगा, यह है नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। और आपको कमेंट बॉक्स में बता कि नालंदा कहां पे स्थित है। अगला सवाल, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए पाली भाषा का उपयोग किया था, क्योंकि ये पाली सामान्य वर्ग की भाषा थी और उन्होंने इसका उपयोग करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अगला सवाल, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इसका सही जवाब है किसने स्थापन किया है? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ही वो शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब है सारनाथ ने। अपने वो 5 शिष्यों के साथ उनको 5 शिष्यों के सामने ये पहला उपदेश दिया था। और उसे क्या कहते हैं हम? धम्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध गया में क्या हुआ था, लुम्बिनी में क्या हुआ था और कुशीनगर में क्या हुआ था, ये बौद्ध गौतम बुद्ध के रिलेटेड है, आपको जरूर पढ़ना है। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। अगला सवाल, गौतम सॉरी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब है महाप्रजापति गौतमी जी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। अगला सवाल, बुद्ध गया कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ये बिहार में स्थित है। ये बार बार पूछा जाता सवाल है। अगला सवाल, जातक किसका ग्रंथ है? हमने देखा जातक किसका है? बौद्ध है, ये डबल आया है। अगला सवाल, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है गया में। और गया कहाँ पे है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था? इसका हमने अभी देखा कि यहाँ कह देते धम्म चक्र परिवर्तन। महापरिवर्तन उनका क्या? उनके निर्वाण के लिए यानी कि देहांत के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ महाभिनिष्क्रम किसको यूज किया जाता है? जब उन्होंने घर को छोड़ा था यानी त्याग किया था। और उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है घोड़ा। अगला सवाल, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वो थे महिला और शूद्र, क्योंकि जब ईसा पूर्व 6 सेंचुरी में महिला और शूद्र की कंडीशन सबसे खराब थी, तब बौद्ध धर्म ने उनको सबसे ज्यादा सहारा दिया। उन्होंने सबको समान रूप में माना, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव का पड़ा महिला और शूद्र पे लोगों पर। अगला सवाल, चाणक्य का अन्य नाम था? इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त। और चाणक्य जी ने किसको मदद की थी? चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए। और चाणक्य कौन सा ग्रंथ लिखा? अर्थशास्त्र। भारत में रेशम मार्गों के भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? इसका सही जवाब है कनिष्क जी ही और रेशम मार्ग के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। और वो कहां से रेशम मार्ग निर्माण होता था? चीन से होकर लेकर ये ऊपर से जाता था और उसका कनिष्क जी ने फायदा उठाया था। अगला सवाल, वह शासन कौन सा था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही जवाब है अशोक। सम्राट अशोक ने ही अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा को बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? हमने अभी देखा था, वो उसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। और इसको क्या किया जाता है? भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला सवाल, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता में किस प्राकृत का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब है किसका? अर्धमागधी प्राकृत का उसने उपयोग किया था।
और एक अशोक जी एकमात्र ऐसे राजा थे जो अपना संदेश पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया था, वो भी एक स्तंभ अभिलेखों का प्रयोग किया था। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहा भेजा था? इसका सही जवाब है तक्षशिला में उसको वह भेजे गए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? इसका सही जवाब है अशोक। और ये कौन से अभिलेख में है, यानी कि ये आप जरूर देखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? इसका सही जवाब है मौर्य। और किसने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किससे मिलकर? चाणक्य से मिलकर। अगला सवाल, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला सवाल, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म का अंगीकार किया था? इसका सही जवाब है बौद्ध। और आपको यह देखना है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, साथ ही साथ कलिंग का फेमस राजा कौन सा था? यह था खारवेल। अगला सवाल, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ये किसने की थी? ये चाणक्य जी ने की थी। अगला सवाल, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? इसका सही जवाब है बौद्ध। किसने स्थापना की थी? अशोक जी ने। अगला सवाल, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ही वो शासन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। और कौन सी हो? सलेखना पद्धत, जैन धर्म की सलेखना पद्धत के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हमने बार बार देखा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने मदद की थी? चाणक्य ने। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका सही जवाब है पन। वो मुद्रा थी जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था? इसका सही जवाब है अजात शत्रु। अगर ये वहां का नहीं था तो कौन से वंश का ये शासक था? ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब है कुणाल। बाद में अशोक के बाद वो कुणाल मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बना। अगला सवाल, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये है इसका विशाखादत्त। विशाखादत्त जी ने मुद्रा राक्षस लिखा। और आपको मुद्रा राक्षस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य के बारे में, ये गुप्त वंश के काल में लिखी गई थी, लेकिन वो मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा इंसाइट डालते हैं। अगला सवाल, कनिष्क की राजधानी थी? कनिष्क कुषाण एक महान राजा था और उसकी राजधानी कनिष्क ये पुरुषपुर थी, यानी कि पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। अगला सवाल, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका सही जवाब है पेशावर। अगला सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? देखिए, ये आपको जरूर देखना है कि कोई भी अगर राजा रहा तो उसमें राज चिकित्सक कौन था, कवि कौन थे, क्योंकि उन्होंने वहां पे उनकी बायोग्राफी लिखी। इसका सही जवाब है कनिष्क के चरक राज चिकित्सक थे। अगला सवाल, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण कौन सा था? इसका सही जवाब है गांधार कला के वजह से तक्षशिला एक फेमस स्थल है। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका सही जवाब है इंडो बैक्टीरियन ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। और आपको यह देखना है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? गुप्त काल में। साथ ही साथ सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? कुषाण काल में चलाई थी। ये ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियम ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं के गुप्त काल में। शुद्ध स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने का सबसे ज्यादा प्रमाण और नाने में होना चाहिए था, वो शुद्ध किसने किया था? ये कुषाण। अगला का, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में पाया गया? इसका सही जवाब है मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का सबसे ज्यादा संग्रह है। अगला सवाल, देखिए ये फिर से आया है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? इसका सही जवाब है कुषाण ही एकमात्र ऐसा वंश था, उसने ही सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अगला सवाल, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका सही जवाब है खारवेल एक ऐसा राजा था वो कलिंग का एक महान शासक कहलाया। अगला सवाल, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही जवाब है वो वास्तुकला में विकास हुआ। अगला सवाल,
सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? ये महाराष्ट्र में शुरू किया था, और वो महाराष्ट्र में कहाँ पे? पैठण प्रतिष्ठान में। अगला सवाल, या देखिए, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है पैठण प्रतिष्ठान में सातवाहन राज्य की राजधानी थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हमने अभी देखा कि कलिंग का कौन सा फेमस राजा था? कौन सा फेमस राजा था? ये नरेश। और इससे संबंधित कौन सा अभिलेख है? ये है हाथी गुम्पा अभिलेख, कलिंग नरेश से सबसे ज्यादा प्रचलित यानी कि उससे संबंधित है। अगला सवाल, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तपदी नामक एक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? ये लिखी थी हाल ने गाथा सप्तपदी नामक एक कृति की रचना की थी। सातवाहन में फेमस है। अगला सवाल, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध व चेर शासक कौन था जिसने कनंगी के यानी कि उसकी पत्नी का नाम कनंगी था और उसके लिए उसका मंदिर का निर्माण कर रहा था? वो था सेनगुट्टुवन। आपको ये देखना है क्योंकि हमारे साउथ इंडिया में कनंगी के बारे में उनकी ब्रेवरी की कहानी है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि कौन सा? तमिल में लिखा गया ये गौरव ग्रंथ है जीवन चिंतामणि, किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, तमिल भाषा का मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संगमी व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका सही जवाब है तोलकापियम। और ये किसने लिखा है ये आप जरूर देख लीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये तोलकापियम कहीं ना कहीं हमेशा पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य की 3 महत्वपूर्ण हुई थी और वह चोर का भी मेंशन है, चेर, चोल और पांड्य, लेकिन कंदम राजवंश का मेंशन नहीं है। अगला सवाल, संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? इसका सही जवाब है कपास के व्यापार केंद्र के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र था यानी कि महत्वपूर्ण स्थान था उदयपुर। अगला सवाल, देखिए अगला बार है कि तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ये है व्याकरण और काव्य है। ये तमिल में संगम ग्रंथ है और किसने लिखा था यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला सवाल, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका सही जवाब है वो तमिल भाषा में है। अगला सवाल, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? इसका सही जवाब है आर्यभट्ट ही वो महान एक व्यक्ति थे जिसको खगोल विज्ञानी भी और गणितज्ञ भी था। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी राजभाषा कौन सी थी? इसका सही जवाब है संस्कृत। गुप्त शासकों ने संस्कृत को ही सबसे ज्यादा अपने प्रचलित यानी कि उसको प्रमोट किया और साथ ही साथ उन्होंने दरबारी भाषा का भी यूज किया। अगला सवाल, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उससे भारत का नेपोलियन कहा? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को ही उसने भारत का नेपोलियन कहा था, हमने देखा। अगला सवाल, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त ही वो था जिसने हुन को अपने भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला सवाल, गुप्त राजवंश किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त वंश सबसे ज्यादा फेमस है। अगला सवाल, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? देखिए अजंता और एलोरा की कलाकृतियां किससे संबंधित है जरूर पूछा गया सवाल है। और किससे पूछा गया है? ये गुप्त काल से संबंधित है। और आपको ये देखना है कि अजंता और एलोरा कहां पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त दो यानी उसको ही विक्रमादित्य कहते हैं, उसके दरबार में ये राज कवि कालिदास रहते थे। अगला सवाल, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका सही जवाब है कनिष्क के। चरक और नागार्जुन जी को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन। अगला सवाल, आज भी हम भारत में वेन्सांग को याद करने का सबसे मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वेन्सांग ने क्या लिखा था? सियुकी की रचना की थी, इसी वजह से हम उसको याद करते हैं। अगला सवाल, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था?
देखिए, मंदिरों एक वह सबसे ज्यादा शासन यानी कि वंश था जिसने मंदिरों और ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान दिया था। इसका सही जवाब है गुप्त वंश ने। अगला सवाल, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये हमने देखा क्या से, ये ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। ये हमने देखा है, यो अग्निमित्र। अगला सवाल, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका सही जवाब है प्रयाग प्रशस्ति। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा है? यह प्रयाग प्रशस्ति है। अगला सवाल, कौन सा राजा हून के आक्रमण से सबसे अधिक विचलित हुआ था? ये आपको देखना है, यह है गुप्त वंश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कबीरदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निम लिखा, अभिधम शाकुंतलम लिखा, विक्रमो वर्षियम लिखा, लेकिन जानकी हरण नहीं लिखा। और ये किसने लिखा है आपको देखना है। अगला सवाल, अजंता की गुफाओं से सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, कौन सी है? वो बाघ गुफाएं है। अजंता और अजंता गुफा और एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशी दो का शासक था? यह था वातापी और बदामी का वो शासक था, पुलकेशी टू। अगला सवाल, संगम शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संगम शब्द है तमिल विद्वानों की एक महान साहित्यिक सभा थी। संगम, थोड़ा सा संगम युग के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए थे? हमने देखा किस काल में? गुप्त काल में। और शुद्ध, सबसे शुद्ध कहा? कुषाण काल में। सबसे पहले कौन किसने जारी किए सोने के सिक्के? इंडो बैक्टीरियन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन सा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन ही वो एक अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का भी था और एक महान विद्वान था। हमने देखा कौन से? PNR। अगला सवाल, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसके ये बाण भट्ट के द्वारा। अगला सवाल, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? इसका सही जवाब है वेन सांग भारत आया था। अगला सवाल, चालुक्य राजा पुलकेशी टू को किसने पराजित किया था? इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन वन ने चालुक्य राजा पुलकेशी दो को हराया था। तो ये नरसिंह वर्मन कहाँ का है, ये आप कौन से राजवंश का राजा है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन जी को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला सवाल, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। अगला सवाल, हर्ष एवं पुलकेशी दो के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसका सही जवाब है कहां से मिलती है? एहोल इंक्रिप्शन से मिलती है, यानी कि एहोल अभिलेख से हमें हर्ष एवं पुलकेशी दो के बीच जो भी संघर्ष हुआ उसकी जानकारी मिलती है। अगला सवाल, शक सवन का प्रारंभ किस सम्राट शासनकाल में 78 ईस्वी सन से हुआ था? इसका सही जवाब है कनिष्क। अगला सवाल, कुछ ही बचे हैं अब। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? इसका सही जवाब है कन्नौज में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये इंस्क्रिप्शन दिए हुए और ये रूल दिया है। समुद्रगुप्त किसके लिए है फेमस? प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त सेकंड किसके लिए है? महरोली का लोह स्तंभ। स्कंदगुप्त किसके लिए है? भीतरी स्तंभ लेख। और बुद्धगुप्त ने क्या? ये पहाड़पुर तामपत्र के लिए फेमस है, ये जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका सही जवाब है राष्ट्रकूट राजवंश ने ही एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि कैलाश मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देते हैं। गुप्त वंश के राज के पश्चात उत्तर भारत का सबसे बड़ा भाग किसने पुनर्गठित किया? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? यह था शशांक। अगला सवाल, ये सब इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और किसका था? वो इसका था, ये राष्ट्रकूट मिलकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष था। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये त्रिपक्षीय संघर्ष हमेशा फेमस है। ओके। अगला सवाल,
बौद्ध संगीतियों का सही क्रम से आप ध्यान कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या हुई थी? राजगृह में। उसके बाद यानी कि ये पहला है, यानी कि दूसरा। बाद में क्या हुई थी? वैशाली एक। बाद में क्या हुई थी? पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध परिषद किसने भरवाई थी? अशोक ने। और चौथी कुंडलग्रम में किसने भरवाई थी? ये कुषाण ने। ओके, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखिएगा कि आर्यभट्ट ने क्या लिखा? आर्यभट्टीय ग्रंथ का रचना की। धन्वंतरि ने क्या किया? नवीनतम एक नया रचना किया। ब्रह्मगुप्त का कौन सा है? ब्रह्म सिद्धांत है। और वराहमिहिर का पंच सिद्धांतक है। ये आप जरूर देखिएगा। शुक्रिया आप सभी का, आपने इतना समय दिया, इसलिए आपका सभी का शुक्रिया।